हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज काव्य भाग चैप्टर 5 ग्रामश्री सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनका जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में 1900 में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कहने का मतलब ये कि इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और सुमित्रा नंदन का काव्य 1916 से 1977 तक फैला। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। मतलब उन्होंने 1916 से कविताएं लिखना शुरू कर दिया, मतलब साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। और 1977 तक उन्होंने अपना कविताएं और उपन्यास जो भी उन्होंने लिखे वो इस बीच लिखे। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। ये इनकी रचनाएं हैं सारी। और उन्हें इस साहित्य क्षेत्र में अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण अनेक पुरस्कार मिले, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको अपनी विशिष्ट रचनाओं के कारण इन पुरस्कारों से नवाजा गया है। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग यानी अंदर के आपसी संबंधों के पहचान है। इनकी कविताओं में इनसे जुड़े हुए विषय ही डाले गए। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना यानी नई अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। ये मतलब क्वेश्चन भरकर आ सकता है कि उन्हें शब्द शिल्पी क्यों कहा जाता है, या उनकी काव्य मतलब उनकी रचनाओं में ऐसा क्या है जिसे उन्हें शब्द शिल्पी के नाम से पुकारा जा सकता है। तो इसका आप ही क्वेश्चन देख लीजिए। इनकी कविता पढ़ने से पहले हम उस कविता का सारांश समझ लें कि इन्होंने जो एक ग्रामश्री लिखी है उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया गया है। पंत जी की ग्रामश्री कविता के बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इन पूरी कविता में इन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहले ग्रामश्री कविता में इन्होंने गंगा के किनारे एक खेत की प्राकृतिक सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है इस कविता के अंदर। तो देखो किस प्रकार से किया उस खेत का। तो खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है। ये सब इन्होंने अपने काव्य में किया है शब्दों के माध्यम से। इस कविता में सूर्य की किरणें छाई हुई है, तिनकों में हरियाली की चमक है, धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है, सारी धरती रोमांचित सी है, जौ और गेहूं में बालियां आ गई है, अरहर और सन की सुंदर किंकिणियां उग आई है। सन भी एक प्रकार का धान है। चारों ओर पीली सरसों फूल रही है, हवा में तेली गंध आ रही है, मतलब सरसों चारों ओर सरसों ही सरसों फैल रही तो उससे तेल जैसी सुगंध आ रही है। तीसी के नीले फूल भी हरियाली में उगा है। ये सब परिवर्तन हो गया है उस समय। और रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर की फसल खिली हुई है। ये सारे फूल है ना, धान के फूल हैं। उन पर अनेक रंगों की तितलियां उड़ रही है। आम के वृक्षों की डालियों पर सुनहरी मंजरियां आ गई है। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ गए। कोयल मतवाली होकर कूक रही है। कटहल, जामुन, जड़बेरी, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली की फसलें लहलहा उठी है। पीले मीठे अमरूदों पर लाल चित्तियां पड़ गई है। बेर पक कर मीठे हो गए। वृक्ष की डाल पर आंवले के फल लग गए। पालक, धनिया और सेम की फलियां उगाई है। मखमल जैसे कोमल टमाटर लाल हो गए। मिर्ची की थैलियां से लटक रही है, मतलब मिर्चियों के झुंड उन पौधों में लटक रहे हैं। मतलब ये सब खेतों में उग रहे हैं और खेतों में उगते हुए उन्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं, इस चीज का वर्णन उन्होंने अपनी
कविता में किया है। गंगा की रेत पर सांप जैसे निशान उभर आए हैं। तट पर खरबूजों की खेती दिखाई दे रही है। बगुले मानो अपने पंजों से कंघी कर रहे हैं। किनारे पर मगरोटी चिड़िया सोई हुई है। ये चिड़िया की एक प्रजाति है। हरियाली मानो हंसमुख सी मनोहर है। सर्दी की धूप सुहानी है। रात के अंधेरे में तारे स्वप्नों में खोए से प्रतीत पड़ते हैं। इस प्रकार यह खुला गांव पन्ने नामक रत्न के डिब्बे सा सुंदर प्रतीत हो रहा है। जिस गांव में जिस खेत का उन्होंने वर्णन किया है वो गांव पन्ना एक रत्न है, रत्न। और रत्न को एक डिब्बे में रख कर उस डिब्बे का ढक्कन अपन खोलते हैं तो वो पन्ने की जैसी सुंदर शोभा दिखती है, सुंदरता। वैसा ही ये गांव के अंदर ये खेत सुंदर प्रतीत हो रहा है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है। यहाँ की कोमल शांति अपनी शोभा से मनुष्यों के मन को हर लेती है। कविता स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए, इसमें माधुर्य गुण है और भाषा में तद्भव तत्सम शब्दों का स्वाभाविक मिश्रण है। इस कारण भाषा हिंदी सरल है। और इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ साथ अनेक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो आप सबसे पहले देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। आपको इसका संदर्भ पूरी कविता का एक साथ ही लिखना है। आप एक ही संदर्भ लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री कविता से अवतरित है। और फिर इस कविता का सार आप एक साथ ही लिख दीजिए। अलग अलग मतलब पंक्तियों का अलग अलग व्याख्या मत कीजिए। पूरी कविता को एक साथ ही सारांश में लिख दीजिए। तो देखिए, आप सबसे पहले कवि पंत जी कहते हैं कि खेतों में दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और उस पर सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई है मानो चांदी के समान उज्जवल जाली सुशोभित हो रही है। तो यहाँ पर चांदी की सी, यहाँ पर उपमा अलंकार है यानी चांदी के समान, और यहाँ पर मानो चांदी के समान, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा। और लिपटी जिसमें रवि की किरणें, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मतलब हरे हरे तिनके धूप में ऐसे हिल रहे हैं जैसे उनके हरे हरे अंगों में से हरा हरा खून झलक रहा हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अर्थात तिनके धूप में हिलते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे हरा खून बह रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर नील फलक, नील फलक यानी नीला विस्तार। तो हरियाली से भरी पूरी यह धरती पर स्वच्छ नीला आकाश ऐसे छाया हुआ हो जैसे इस पूरा नीले कलर का आंचल छाया हुआ है। इसमें जब धरती चारों ओर हरियाली छाई होती है और आकाश नीला साफ दिखाई देता है तो ऐसा लगता है मानो हरियाली रूपी स्त्री ने नीले आकाश रूपी आंचल को अपने ऊपर ओढ़ रखा है। तो इनमें मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार का विस्तार हुआ है, मतलब प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। रोमांचित सी में उपमा अलंकार है और लगती सी वसुंधरा मानवीकरण अलंकार है। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से पुलकित हो उठी है, मतलब खुश हो रही है, और रोमांच के रूप में उसके तन से गेहूं और जौ की बालियां
उगाइए। मतलब धरती और खेत इतने खुश हैं कि उनके खुशी के मारे उनके तन पर गेहूं और जौ की बालियां उग आई है। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली। यहाँ पर किंकिणियां रूपक अलंकार है और सनई का मतलब एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। और किंकिणियां मतलब होता है करधनी, यानी कमर पर बांधा जाने वाला छोटा घुंघरूदार गहना। तो देखिए कवि कहता है कि अरहर और सन की सुनहरी फलियां ऐसे शोभित है मानो वे पृथ्वी की कमर पर बंधी हुई सुंदर सोने की करधनी जैसी प्रतीत हो रही है या शोभाशाली हो रही है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, तेलाक्त यानी तेल की जैसी गंध। फूली सरसों पीली पीली। अब देखिए सरसों की पीली पीली फसलें उगाई है और उनसे निकलने वाली खुशबू में तेल की महक आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली। नीलम एक पत्थर है नीले कलर का और तिसी यानी अलसी का फूल। तो देखिए देखो इस हरी भरी धरती की सुंदरता को देखने के लिए मानो नीलम की कलियों जैसे अलसी के नीले फूल झांकने लग गए हो। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी है। यहाँ पे रंग रंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो देखिए खेतों में कवि कहता है, आगे पूरे खेतों का ही वर्णन है। तो कवि कहता है कि खेतों में चारों ओर अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं। रिल मिल यानी मिले जुले फूल खिले हुए हैं और उनके बीच उनसे मिली हुई मटर की फसलें ऐसी लग रही है मानो अनेक सहेलियां खड़ी होकर हंस रही हो। मतलब उन फूलों के बीच में मटर की फलियां उगी हुई है और वो ऐसी हो रही है जैसे साथ में सहेलियां मिलकर बातें कर रही है और हंस रही है। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। छिमियां यानी फलियां। तो ये मटर की फलियां मखमली पेटियों के समान लटक रही है जिनमें बीजों की लड़ी सुरक्षित है, अर्थात मटर के दाने उन के अंदर सुरक्षित है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। यहाँ रंग रंग में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनेक रंगों के सुंदर फूल सजे हैं और उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां उड़ रही है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंतों यानी डंठल। और फूले फिरते हैं में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल ही खुश होकर एक सिरे से दूसरे सिरे पर उड़ते फिर रहे हो। मतलब वो तितलियां उड़ रही है लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे फूल स्वयं ही उड़ रहे हो। रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर इस तरह सुशोभित हो रही है मानो फूल पर फूल मंडरा रहे हो। देखिए अब नेक्स्ट। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डालियां। मंजरियां यानी आम की बोल। मतलब आम आने से पहले जो आम की वो बोलियां आती है ना वो। तो कवि कहता है कि अब तो आम के पेड़ की डालियां रूपले और सुंदर बोरों से लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। दल यानी पत्ता, झर यानी गिर रहे हैं। पतझड़ ऋतु आ गई है और ढाक और पीपल के पत्ते पेड़ों से झड़ने लग गए हैं। कोयल मस्त होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली। कटहल का पेड़ महक उठा है, अध किले जामुन उग गए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है और आड़ू नींबू अनार आदि फलों के साथ साथ
आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां भी उगाई है। जरबेरी ये बेर खाने वाले छोटे छोटे बेर है। इस वाले पैराग्राफ में शिशिर और वसंत के बीच का जो समय है उस ऋतु का वर्णन किया गया है। इसलिए कोयल का कूकना और ये बेरों से और इन सब्जियों से पौधों का जो लद जाना, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। और ये पत्तों का झरना, ये सब कुछ। अब देखिए नेक्स्ट, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। कवि कहता है कि अब अमरूद पीले और मीठे हो गए। कहने का मतलब अमरूद पक गए और उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। बेर भी पककर मीठे तथा सुनहरे हो गए और आंवलों के पेड़ की डालें भी लद गई है। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मतलब पालक की खेती लहलहाने लगी है, धनिया महकने लगा है और लौकी और सेम की फलियां लगकर चारों ओर फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मतलब टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए और मिर्चों के गुच्छे की एक बड़ी हरी के थैली जैसे उग गए। मतलब थैली के जैसे उग गए। मिर्चियाँ भी गुच्छे में पैदा होती है। तो यहाँ पर फली फैली में अनुप्रास अलंकार है, लह लह में पुनरुक्ति अलंकार है, मह मह में भी पुनरुक्ति, और यहाँ पर लाल लाल में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। कवि कहता है कि गंगा की जो रेत है वो अनेक रंगों से सुशोभित हो रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। उसके किनारे रेत में बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां ऐसी लगती है जैसे उस पर सांपों के चलने के निशान बन गए हों। और गंगा के किनारे पर नरकुल अर्थात सरकंडे के पौधे छाए हुए हो और गंगा की रेती में तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार भी है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आसपास बगुले विचरण कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, और वे अपने पैरों की अंगुलियों को कलंगी पर इस तरह फेरते मानो कंघी कर रहे हैं। मतलब अपने पाँव के जो ये उंगलियां हैं उसको अपने सिर पर फेर रहे, अपने शरीर पर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे अपने स्वयं की कंघी कर रहे हो। तीर्थे जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। मगरोटी एक पक्षी है और सुरखाब चकवा पक्षी है, पुलिन यानी किनारा। तो देखिए, चकवा पक्षी बहते हुए जल में तैर रहे हैं और किनारे पर मगरोटी नामक चिड़िया सोई हुई है। ये सब गंगा के किनारे खेत है और गंगा के किनारे की जो जमीन है उसका वर्णन किया गया है। ये सरपत यानी सरकंडे के पौधे, एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी लकड़ी से मतलब कोई चश्मा या इस तरह की चीजें बनाई जाती है। सरगंडा यानी पतली लकड़ी होती है। देखिए नेक्स्ट, हसमुख हरियाली हिम आतप। हिमातप सर्दी की धूप। सुख से अलसाए से सोए। अलसाए से सोए, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए, कवि कहता है कि खेतों में जो छाई हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई दिखाई दे रही है और सर्दी की धूप और हरियाली ऐसे लग रहे हैं जैसे सुखपूर्वक सोते से लगते हैं। भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए हैं। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। रात का अंधकार ओस के कारण भीगा भीगा सा प्रतीत होता है और तारे सपनों में खोए से जान पड़ते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छान। हरियाली से भरा ये सुंदर गांव ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वह हरे रंग के रत्न
पन्ना से बना खुला हुआ डिब्बा हुआ। पन्ना एक हरे रंग का रत्न है, एक पत्थर है। और निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। और शीत ऋतु की समाप्ति पर इस गांव में एक प्यार भरी अनोखी शांति छाई हुई है। तो देखिए नीलम क्या है, कीमती पत्थर है। नीले आकाश से पूरा ये छाया हुआ है ये खेत, मतलब पूरा ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे नीले आकाश ने पूरे उसको ढक लिया हो। और शीत ऋतु की समाप्ति पर ये गांव एक प्यार भरों की अनोखी शांति में छाया हुआ है। हरियाली पर सुंदर की सूर्य की सुनहली धूप पड़ रही है, इस कारण उस पर चमक आ गई है। इसी चमक को दर्शाने के लिए यहाँ पर हंसमुख विशेषण का प्रयोग किया गया है। पन्ना एक हरे रंग का रत्न है, मैंने आपको बता दिया। और गांव भी हरियाली से परिपूर्ण है, इसलिए हरियाली धूप में दमक रही है। और इसी कारण कवि ने गांव को पन्ने का बना हुआ डिब्बा कहा है। हिमांत यानी यहाँ सर्दी की समाप्ति है, सर्दी समाप्त होने वाली है, इस चीज का वर्णन उपमा है। और निरूपम यानी जिसकी उपमा न दी जा सके। क्वेश्चन आंसर देखिए अब आप इसके। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है? कवि ने गांव के खेत का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है, तो वो किस प्रकार से किया है उस चीज का आपको इसमें वर्णन करना है। जैसे खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, सूरज की धूप चमक रही है, इसकी शोभा के कारण पृथ्वी प्रसन्न हो रही है। खेतों में गेहूं, अरहर, सनई की फसलें उगाई है, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल है, तितलियां मंडरा रही है। और जितने भी ये फल उत्पन्न हुए हैं, जितनी सब्जियां उत्पन्न हुई है, उन सब के बारे में लिखना है। उनसे खेत फल फूल रहा है। और गंगा के किनारे जो तरबूजों की खेती हो रही है और जो उसके आसपास पक्षी विहार कर रहे हैं, इन सब चीजों का वर्णन करते हुए वो दृश्य बड़ा ही मनोहारी लग रहा है या अद्भुत लग रहा है, इसलिए गांव सचमुच जनमन को मोहने वाला कहा गया। इन सब चीजों का आपको इसमें वर्णन करना है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो कविता में शिशिर और वसंत के मध्य के मौसम का बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। इस ऋतु में प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत पन्ना नामक एक रत्न को कहते हैं। इस रत्न का रंग हरा होता है और गांव भी यहाँ पर हरियाली से भरा पूरा है। और हरियाली पन्ने के समान धूप में दमक रही है, इसी कारण कवि ने उसे पन्ने से बना हुआ खुले हुए डिब्बे के समान बताया है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो ये दोनों अरहर और सनई के सुनहले खेतों को देखकर कवि को लगता है कि मानो धरती ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग के घुंघरुओं वाली एक करधनी अर्थात कंदोरा पहन रखा हो। कहने का मतलब ये है कि अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की फलियां आ गई है, जो वायु से हिल हिल कर आपस में घुंघरुओं जैसी आवाज कर रही है, इसलिए उसे करधनी के समान बताया। अब देखिए क्वेश्चन 5, भाव स्पष्ट करना है। ये पंक्तियां आपकी कविता में गई है, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। तो देखिए गंगा तट की रेत पर सांपों के चलने की तरह लहरदार चिन्ह बन गए और सूरज की किरणें पड़ने से वह अनेक रंगों वाली दिखाई दे रही है। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो देखिए इसमें धरती की जो हरियाली है धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी ठहरी हुई और शांत है। उन्हें देखकर यूं लगता है कि जैसे दोनों अलसाकर सुरपूर्वक सोए हुए। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो देखिए इसमें हिल हरित रुधिर रहा में ह की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है
और तिनकों का तन और रुधिर दिखाया गया है। मतलब तिनकों का तन मनुष्य का होता है और रुधिर यानी वो क्या कहते हैं उसको, रक्त होता है लाल कलर का, उसे भी मानव की तरह प्रस्तुत किया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ वह भारत के किस भूभाग पर है, तो गंगा तट पर बसे हुए गांव का चित्रण किया गया है। इस कविता का जब आप सारांश लिखेंगे तो एक पॉइंट और डालेंगे, इसका कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। तो आप उस चीज में इस कविता को किन किन चीजों से सजाया और संवारा गया है, इस बात का आप वर्णन करेंगे। तो देखिए, इस कविता में प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया गया है। भाषा शैली सुंदर है और तत्सम तद्भव शब्दों का स्वाभाविक मिश्रण है और भावात्मक चित्रात्मक शैलियों का यथास्थान प्रयोग है। और जो ग्रामीण खेतों का दृश्य का जो वर्णन है वो बिल्कुल सजीव पाठक के मन में उतार देता है। तो देखिए, अब इस कविता में अनेक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। कवि ने प्रकृति से आत्मीयता स्थापित करने के लिए उसे मानवीय व्यवहार करते दिखाया है। तो वह मानवीकरण अलंकार पूरी कविता की सुंदरता बढ़ा रहा है। तो देखिए, मानवीकरण अलंकार कहाँ कहाँ है। सूर्य की किरणों का हरियाली से लिपटना, धरती का रोमांचित होना, मटर का हंसना, बगुलों का पंजों की कंघी से कलंगी को संवारना, हरियाली और मंद धूप का सुख से सोना, सपनों में खोना आदि मानवीकरण अलंकार के सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर सब जगह मानवीकरण अलंकार है। इसके अतिरिक्त उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग भी प्रभावशाली है। चांदी की सी उजली जाली, रोमांचित सी लगती वसुधा, मखमली पेटियों से लटकी छीमियां तथा मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सोने की किंकिणियां अंगुली की कंघी में रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त फूले फिरते वंतों पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है और हरे हरे तथा रंग रंग आदि में पुनरुक्ति अलंकार है। हिल हरित सनई की सोने की छिमियां छिपाए तथा हसमुख हरियाली हिम आतप आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा है। इस प्रकार इस कविता का कलात्मक सौंदर्य मनमोहक बन पड़ा है। धन्यवाद। आज हमारी कविता यही समाप्त होती है। आपको ये संपूर्ण कार्य अपनी कॉपी में करना है और पूरी कविता का एक ही साथ आप सार संक्षेप लिख लीजिए। अलग अलग संदर्भ व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन ये काव्य सौंदर्य अंत में अवश्य लिखेंगे।